जनवरी का ठठरता हुआ महीना जब भी हर साल आता है तो हमें कश्मीर से अपने जो हिंदू कश्मीरी पंडित बहन भाई हैं वो याद आते हैं। उनको जिस तरह 1990 में बेदर्दी के साथ निकाला गया, मारा गया, एक जीनोसाइड था और उसकी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन इंटरनेशनल लेवल पर प्रॉपरली नहीं है। इस पे आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर अजय चौरंगो भाई से, जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हैं। ना सिर्फ पॉलिटिक्स में बल्कि जो वहाँ का इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है, जो वहाँ की एक्टिविज़म है, उसमें भी बहुत आगे आगे हैं। मैं वेलकम करता हूँ, इस वक्त हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं डॉक्टर अजय चौरंगो भाई। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने कहा कि जनवरी का महीना जब भी हर साल आता है तो ठठरता हुआ महीना पूरी दुनिया में एक तरह से सर्दियों का समा होता है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा। तो हमें उसमें एक जो बहुत बड़ी सर्दमहरी नज़र आती है, जो कोल्डनेस है, और वो हमें रियासत जम्मू कश्मीर की, ख़ास तौर पर वैली की, घाटी की, जब 1990 में जीनोसाइड हुआ, एक्सोडस हुआ, और वो सिलसिला ऑन एंड ऑफ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से अभी भी चल रहा है। तो आज के महीने में, आज के दिन आपको करीब 31 वर्षों बाद क्या महसूस होता है उस दिन को याद करते हुए? ये जनवरी के महीने में 19 जनवरी को का जो दिन है उसको विस्थापित समाज पूरा एक हॉलोकास्ट डे के रूप में ऑब्जर्व करते आ रहे हैं 1990 से। बाय द एंड ऑफ 1990 रिलीजियस क्लींजिंग ऑफ कश्मीर वाज ऑलमोस्ट कंप्लीट। ये कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद एक सिलसिला, एक नई स्ट्रगल सर्वाइवल की शुरू हो गई, और उसमें जिसको हम कहेंगे कि एक्साइल का सिंबॉलिज्म, और साथ में जो हमारे साथ हुआ है उसका एक सिंबॉलिज्म आगे चल के जदोजहद को, स्ट्रगल को देने के लिए बिल्ड करना। 19 जनवरी का जो आता है उसको, हालांकि सिलेक्टिव किलिंग्स और रिलीजियस क्लींजिंग का ऑपरेशन 89 के मिडिल से ही शुरू हो गया, लेकिन 19 जनवरी को ये मान्यता है हॉलोकास्ट डे के रूप में इसलिए कि उस दिन जो हम कहते हैं एक किस्म का एक सोसाइटी निकल रहे थे, मॉस्क में घोषणाएं हुई, उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं हुआ। लगभग चारों ओर से एक माहौल, पब्लिक माहौल ऐसा बना कि लगा कि जो उससे पहले सिलेक्टिव किलिंग का एक दौर था, उस दौर को एक सोसाइटी का एक सैंक्शन मिल रहा है। तो जिस तरह से आपने सुना होगा कि नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, जब पहली बार ज्यूज पे हमला हुआ लगभग जर्मनी में, और उसको नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के रूप में कहते हैं। ये 19 जनवरी को जब ये मस्जिदों के पल्पिट से जुलूसों में ये उद्घोषणा हो गई कि जालिमो काफिरो, कश्मीर हमारा छोड़ दे, यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफा। हमको एक ऐसा कश्मीर का एक स्लोगन था, ऐसे कैसे कश्मीर बटे और उसकी बटने उछा। हमको एक ऐसा कश्मीर चाहिए जिसमें हमको मेल्स चाहिए, कश्मीरी पंडित मेल्स चाहिए, लेकिन मैं मेल्स नहीं चाहिए, फीमेल चाहिए, औरतों के समेत चाहिए, मर्दों के बगैर चाहिए। तो इस तरह के जो जीनोसाइडल जो स्लोगन्स थे, वो क्या पाकिस्तान से आए हुए लोगों के थे या वहाँ के रहने वाले जो लोग थे वही लगा रहे थे अपने ही बहन भाइयों के खिलाफ? वहाँ पे जो लोकल पॉलिटिकल मोमेंट्स थी, उसमें ऑलरेडी कम्युनलाइजेशन का हद बहुत एक पराकाष्ठा है, जिसको आप क्लाइमैक्स पे पहुंच गया, जिसको हम कहते हैं कि जेनोसाइडल कैंपेन में स्टेजेस होते हैं। क्लासिफिकेशन का स्टेज होता है, अदरिंग का स्टेज। आप समाज को अपने से भिन्न, अपने से अलग तरीके से डिस्क्राइब करते आते हो। तो वैसे स्लोगन्स पहले से बिल्ड हो रहे। जितना जितना इस्लामिक कम्युनल कैंपेन बिल्ड होता गया, उतना उतना कश्मीर के माशरे में, एक कश्मीर के एटीट्यूड में, सोसाइटी के एटीट्यूड में बदलाव हुआ। कि हमको मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंट करता था, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो आतिश चिनार
शेख उबला की जो बायोग्राफी है उसमें शेख उबला जो उस वक्त के टालेस्ट लीडर थे कश्मीर में, वो कश्मीरी पंडित को एक फिफ्थ कॉलम के रूप में डिस्क्राइब करते हैं कि मतलब हम हिंदुस्तान के एजेंट हैं। तो ये इसी तरीके से उससे पहले ये कहने की कोशिश की कि आप अमानत हो, हम इक्वल सिटीजन नहीं हैं, हमको एक सॉर्ट ऑफ ए कस्टोडियल स्टेटस है, एक प्रोटेक्शन है मेजॉरिटी कम्युनिटी, हम उस हैसियत में हैं। और ये सिलसिला था, ये आहिस्ता आहिस्ता से 89 में ये ट्रांसफॉर्म, 88 में ट्रांसफॉर्म हो गया, मुखबिर है, हम हिंदुस्तान के सिपाही वहाँ पे। और बाद में ऐसी सारी कैंसर हैं जो एक डेफिनेशनल या आपके नेम आप दूसरे अब समाज को डेरोगेटरी टर्म्स में डिस्क्राइब करते हो। ये सिलसिला बहुत समय से चला था, क्योंकि वहाँ की सारी राजनीति का, वहाँ की सारी सियासत का जो एक सांप्रदायिकीकरण, कम्युनलाइजेशन, वो एक चरम पे पहुँच गया था। इसलिए ये कहना कि सब कुछ वहाँ से आया, ऐसी बात नहीं। वहाँ से बंदूक आए, हथियार आए, टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी, लेकिन जो ग्राउंड पे बहुत समय से एक सेपरेटिस्ट कम्युनल एटमॉस्फेयर बिल्ड किया जा रहा था, उसमें लोकल पार्टिसिपेशन। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि वो ये समझते थे कि आप जो यानी भारत की सरजमीन पर रहते हुए जो हिंदू कम्युनिटी थी वहाँ पे, जो है अभी भी, उनको भारत के एजेंट समझा जाया करता था। तो ये कोई हैरत की बात नहीं है कि वो तो भारत की धरती है, तो भारत के ही वो सब के सब सपूत होंगे, बेटियां और बेटे होंगे। तो ये इम्प्रेशन क्यों था? क्योंकि वहाँ पर सेपरेटिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो तो गिलानी शाह और इस तरह के कुछ लोगों की थी, लेकिन जो असल में जो अपने आप को कहते थे कि हम प्रो भारत हैं, जैसे फ़ारूक अब्दुल्ला की फैमिली हो या मुफ्ती की फैमिली हो, तो ये तो यही प्रिटेंड करते थे कि हम खुद भारत का हिस्सा हैं। तो फिर ये क्यों थी एनवायरनमेंट? इसमें आपको थोड़ा बहुत मेरी बात को सुनना होगा कि वो ये है कि कश्मीर में जो 47 के बाद जो राजनीति चली, जो एक सियासत चली, जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लीड किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंडियन स्टेट ने उसको पैट्रनाइज किया, उसको ओन किया, वो सियासत क्या थी? वो सियासत ये थी कि भाई जम्मू कश्मीर का एक्सेशन इंडिया के साथ हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो कानून बनेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बेसिक बाउंड्रीज के बाहर है। तो सियासत ये थी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जो 3 सब्जेक्ट थे, सिर्फ उसी पे रिलेशनशिप रहेगा। जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिक्स का एक आपके ये मेन सेंट्रल फीचर था। और उसका बेसिस क्या था, उसका आधार क्या था, वो मांगने का, वो कहने का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का जब काम शुरू हो गया तो लोकल लीडरशिप को भी कहा गया कि भाई आप इसका हिस्सा बनो। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अलग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे और अपना एक अलग यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी है, शेख उबला ने भारत के लीडर्स के साथ नेहरू को ये कहा कि चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, इसलिए ये भारत के सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन के दायरे में नहीं रहेगा, ये अपना एक अलग कानून बना। अब ये प्रिंसिपल था, ये प्रिंसिपल बिल्कुल वही था जिसके आधार पे पाकिस्तान बना। इसका अंडरलाइंग जो बेस था, इसका रैशनल था ये कि मुसलमान एक नॉर्मल, जहां पे भी मेजॉरिटी में है, उसके लिए एक अलग व्यवस्था बनी, जो बाद में ये सारी प्रोसेस आर्टिकल 370 के रूप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट हो। इसलिए जो कश्मीर में जो बेसिस था वो था ये कि भारत की धरती पे ही, सेकुलर भारत की धरती पे एक सेपरेट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मुसलमान के लिए बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड बाय इंडिया, पैट्रनाइज्ड बाय इंडिया एंड परपेचुएटेड बाय द स्टेट ऑफ इंडिया। अब ये प्रिंसिपल था, ये वही प्रिंसिपल था जिसके आधार पे आपको लगेगा पाकिस्तान, हम मेजॉरिटी में तो अलग मुल्क है, तो इतना ही है कि हम भारत की धरती पे एग्जिस्ट करेंगे, विल बी ऑन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बट आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बेसिक अंडरलाइंग प्रिंसिपल था, ये हिंदुस्तान उस वक्त के हालात को देखे, उस वक्त की लीडरशिप ने शायद ये समझा होगा कि टैक्टिकली पार्टीशन का टाइम है, हॉलोकॉस्ट हो रहा है, और अगर ये एक्सेशन होता है तो हम शायद इसको अलाउ करेंगे।
कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में जे.एंड.के स्टक इन हो गया था, और यूनाइटेड नेशंस में ये भी लग रहा था कि भाई शायद हो सकता है राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन हो, प्लेबिसाइट हो, ये सारी बातें थी, ये सारी संभावनाएं। लेकिन बुनियादी तौर पे जो वहां की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स थी, वो एक मुस्लिम स्टेट का मुस्लिम रियासत का तस्वुर कर रहे थे। भारत की धरती है, भारत के संवैधानिक क्षेत्र में एक या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वो चाहते थे कि एक मुस्लिम स्टेट बने जिसको प्रोटेक्शन भारत का मिले। अब चूंकि आधार ये था, इसलिए जो वहां की सियासत बनी वो कॉन्स्टेंटली एक मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को प्रोटेक्ट, परपेचुएट और मुस्लिम हेजमनी को एनफोर्स करने की एक सियासत बनी। इसलिए जम्मू कश्मीर में मुस्लिम हेजमनी को परपेचुएट करना ये एक सेकुलर इंपरेटिव बन गया उस वक्त के हालात में। ये ऐसी बात है, कंट्रडिक्शन ये था। तो इस तरीके की सियासत में सेकुलर डिस्कोर्स ग्रो ही नहीं हुआ। जो लोग कहते थे कि हम हिंदुस्तान के साथ आएंगे, उनके लिए एक मजबूरी थी, उन्हें डेस्परेटली कोशिश की जिन्ना के साथ एग्रीमेंट करने की। इवन एक्सेशन जब हो गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब एक्सेशन को रेटिफाई भी किया, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने उनको बोला कि भाई हालात के हिसाब से अभी आप इसको पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करो। और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी ने इसको एंडोर्स किया, अनकंडीशनल एक्सेशन हुआ, उस पर कोई ये नहीं थी, शर्त नहीं। लेकिन उस वक्त भी कोशिश चल रही थी कि किसी तरीके से जिन्ना और शेख अब्दुल्ला की मुलाकात हो जाए, और उस मुलाकात में अगर कुछ हो जाएगा, जिसमें फैज अहमद साहब पाकिस्तान से ट्राई कर रहे थे और यहाँ का जम्मू कश्मीर के साइड से लेफ्ट मूवमेंट के जो हेड थे वो कोशिश कर रहे थे। जिन्ना के रिजेक्ट होने के बाद कोई चारा ही नहीं रहा, और उसमें ये एक व्यवस्था बनी कि भारत की धरती पे भारत की सेकुलर धरती पे एक मुस्लिम स्टेट का तस्वीर किया जाए। ये पर्सपेक्टिव है, ये पर्सपेक्टिव एक हिसाब से एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो आगे आने वाले समय, पिछले 20 साल 30 साल आपने देखा होगा, जो पान इस्लामिस्ट मूवमेंट्स हैं, इजिप्ट में है, वहां पे भी आपको लगा कि सडनली द लीडरशिप वहां की बोल रही है कि भाई डेमोक्रेसी के सिस्टम में अंदर एंट्रेंच करके अंदर से एक इंटरनल प्रोसेस शुरू कीजिए जहां से आप अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करें। शेख अब्दुल्ला पॉइनियरिंग, शेख अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन के दायरे में एक मुस्लिम स्टेट का तस्वुर करना, ये एक सियासत थी, ये एक फंडामेंटली सबवर्सिव सियासत थी एक। और आप देखेंगे कि यही सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता, अब मुझे नहीं मालूम है कि इंस्पायरेशन यहाँ से थी कि नहीं, लेकिन मॉडल था। मॉडल ये है कि भाई आप एक डेमोक्रेटिक सेकुलर सिस्टम को अंदर से घुस के सबवर्ट कर सकते हो और एक मुस्लिम स्टेट का निर्माण कर सकते हो। अब इस सारी प्रक्रिया में सेकुलराइजिंग और डेमोक्रेटाइजिंग एक ही एलिमेंट था, वो कश्मीरी हिंदू था वहां। और कश्मीरी हिंदू आर्टिकुलेट भी था, पढ़ा लिखा भी था, लोअर मिडिल क्लास लिविंग थी कोई वहां पे उसने, लेकिन ट्रेडिशनली पढ़ाई लिखाई वाली कौम, ये कॉन्स्टेंटली कंटेस्ट इस सियासत को करता था। शेख अब्दुल्ला के कम्युनल पॉलिटिक्स के कम्युनल जो अंडरटोन्स है, कम्युनल जो उसकी बेसिस है, उसको कंसिस्टेंटली वो कंटेस्ट करता है। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की कम्युनलाइजिंग प्रोसेस के लिए एक इम्पेडिमेंट कश्मीरी हिंदू। यही डिस्कोर्स जब बढ़ा तो जमात ने भी अपने तरीके से ले लिया, जमात इस्लामी ने, और बाकी प्रो पाकिस्तानी आउटफिट जो ग्रो होते गए उनके लिए सेकुलराइजेशन कश्मीर का एक एनाथीमा था, दे डिडंट वांट इट। तो उसका कैटलिस्ट कश्मीरी हिंदू था, सिविलाइजेशनली एंशिएंट कम्युनिटी थी जो कन्वर्ट नहीं हुई थी और कॉन्टिन्यूसली 5000 साल से भी पहले वहां पे रह रही थी। इसलिए हिंदू सिविलाइजेशनल प्रेजेंस एक मुस्लिम कश्मीर में थी। और जो भारत की नया भारत बन रहा था, एक डेमोक्रेटिक सेकुलर भारत था, उसके लिए एक कैटलिस्ट का काम करता। तो हम पॉलिटिकली डेंजर थे ऐसी कम्युनल सियासत के लिए, हम सिविलाइजेशनली ऐसी सोच के लिए जो एक एक्सक्लूसिविस्ट, कम्युनल एक्सक्लूसिविस्ट सोच थी, उसके लिए एक हम चैलेंज थे। तो इसलिए एक डिस्कोर्स बढ़ रहा था। पहले ये कहा गया कि अमानत है, फिर ये कहा गया कि भाई ये फिफ्थ कॉलम है हिंदुस्तान का, फिर ये कहा गया कि अब मुखबिर है, और बाद में तो जवाजिद बन गई कि निकाली तो काफिर है। तो इन स्टेजेस में ग्रेजुएट हो गया। लेकिन इसके रूट्स जो जम्मू कश्मीर में जो भीतर सियासत, क्योंकि भारत सरकार ने इस सियासत को
सेकुलर सियासत के रूप में मान्यता दी, जो गलत बात है, जो एक सुसाइड था, एक किस्म की एक खुदकुशी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कम्युनल अंडरटोन्स को और बाकी जो भी वहां पे सियासी पार्टियां हैं, उनको कंटेस्ट नहीं किया गया। एक्सेशन का जो होल स्कीम है उसको भी कहीं पे प्रॉपरली लोगों के सामने नहीं रखा गया। कश्मीर में ये बात कही जाती थी कि भाई क्योंकि जम्मू कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है इसलिए उसको पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए। ये एजुकेट ही लोगों को ये नहीं किया गया कि प्रिंसली स्टेट है, और जो ये पार्टीशन प्लान है ये सिर्फ ब्रिटिश इंडिया में लागू था। प्रिंसली स्टेट में दूसरी स्कीम थी, हालांकि कांग्रेस ने उनको कहा था कि यहाँ पे भी एक्सटेंड करो, लेकिन उन्होंने नहीं माना क्योंकि जिना और ब्रिटिश को सूट नहीं करता। तो एक हिसाब से जो रेफरेंस टू पीपल, प्लेबिसाइट, लोगों से पूछने की बात थी, इसको ब्लॉक मुस्लिम लीग ने किया था, इसको ब्लॉक ब्रिटिशर्स ने किया। तो इस बात को लोगों को नहीं कहा गया कि भाई जम्मू कश्मीर पार्टीशन प्लान का हिस्सा नहीं था, ये एक प्रिंसली स्टेट था, और प्रिंसली स्टेट के लिए एक प्रोसेस एक्सेशन का बनाया गया जिसको जिना का भी सपोर्ट था और जिसको ब्रिटिशर्स का भी सपोर्ट था, और कांग्रेस ने बाद में मजबूरी में सपोर्ट किया उसका। इसलिए एक ऐसे निजाम में कम्युनल पॉलिटिक्स के अलावा कुछ ग्रो नहीं करता, उसमें कम्युनल। तो हम कहते हैं, बहुत बार हम ये कहते हैं कि आर्टिकल 370, ग्रेटर ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, इंडिपेंडेंस, एक्सेशन टू पाकिस्तान एंड द कैलिफेट पॉलिटिक्स, ये एक रिलीजियस फैसिस्ट मूवमेंट्स के सिर्फ एक स्टेज थे, ग्रेजुएटिंग फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज टू अनदर स्टेज। ये एक प्रोसेस थी, क्योंकि इसके बेसिस को कंटेस्ट ही नहीं किया। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गलती थी, उन्होंने एक मुस्लिम स्टेट को कहा कि ये रेपुटेशन ऑफ पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है, और उन्होंने ये कहा कि ये एक सेकुलर ओएसिस है इंडिया में, जबकि सिचुएशन इसके रिवर्स। डॉक्टर साहब, आपने जो सारी हिस्ट्री की आगाही दी वो अपनी जगह बहुत अहम है, लेकिन आज हम देखते हैं कि 370 और आर्टिकल 35A की एब्रोगेशन के बाद क्या वो सारी की सारी सूरत हाल जिससे सफ़र करना पड़ा कश्मीरी पंडितों को, हिंदू बरादरी को, एक्सोडस और जीनोसाइड के, वो क्या अब कोई वो लगता है कि चीज़ें अनडू होंगी, कोई रिलीफ मिलना शुरू होगा? अगर नहीं हुआ तो कब शुरू होगा? क्या सूरत हाल आज ग्राउंड पे है वहाँ पे? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एडिफिस एक मुस्लिम स्टेट का एक सेकुलर कंट्री की धरती पे वो डिसमेंटल हो गया। ये अपने आप में एक लिबरेटिंग एक्ट है। आर्टिकल 370 एक इंपीरियलिस्ट हैंगओवर भी था, इट वाज एन इंपीरियलिस्ट एल्बिट्रॉस। ये बना जो कोल्ड वॉर का पॉलिटिक्स आया, उसमें किसी तरीके से जम्मू कश्मीर को बचाने के सिलसिले में ये एक व्यवस्था बन गई उस वक्त, और उनको लगा कि भाई एक पीरियड है, हॉलोकॉस्ट का पीरियड हुआ था, ऑलरेडी पार्टीशन हुआ था, और हम कश्मीर को आहिस्ता आहिस्ता से इस साइड इंटीग्रेट करेंगे। इस प्रोसेस में उस वक्त एक व्यवस्था बनी, लेकिन थी ये क्योंकि जो कोल्ड वॉर का एक ग्रिप था इस रीजन पे, तो एक किस्म से एक इंपीरियलिस्ट एल्बिट्रॉस था जो अभी तक चल रहा है। तभी हम कहते हैं कि 47 में रेस्ट ऑफ इंडिया आज़ाद हुआ, लेकिन नॉन मुस्लिम जम्मू कश्मीर के गुलाम बन गए एक मुस्लिम रियासत। तो उस हिसाब से एक लिबरेटिंग एक्ट भी था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो एडिफिस था वो डिसमेंटल हो। तो आप ये कह सकते हैं कि डिजूरे जो स्ट्रक्चर ऑफ अ मुस्लिम स्टेट ऑन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वो डिसमेंटल हो, लेकिन अभी डिफैक्टो मुस्लिम स्टेट है इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स के रूप में। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्नेंस है, गवर्नेंस बेस्ड ऑन हाफ वे सेपरेटेड मॉडल है कि भाई आप कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आउटराइट पैट्रियट्स को पैट्रनाइज नहीं करो, जो आधा उधर है आधा इधर है, अगर उसको हम रखेंगे वो एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करेगा कि भाई बाकी सब लोग भी इधर ही आए। तो ऐसे लोगों को पैट्रनाइज किया गया, ऐसे लोगों को शायद दी गई जो हाफ वे सेपरेटिस्ट, मुस्लिम कम्युनल सियासत को या किसी भी तरीके की कम्युनल सियासत को डिलेजिटिमाइज नहीं किया गया। ये कश्मीर में एक सिलसिला था। मैं आपको कहता हूं कि अगर आर्टिकल 370 एक डिजूरे स्ट्रक्चर था, एक मुस्लिम स्टेट को क्रिएट करना एक सेकुलर धरती पे, तो ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं इसी तरीके से जिससे इस मुस्लिम स्टेट को परपेचुएट किया जाए। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, ये डिसाइड किया गया कि भाई
कश्मीर में जो हम डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज करेंगे, लेस नंबर ऑफ मुस्लिम्स विल डिजर्व मोर असेंबली सीट। मतलब 40,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी पे आप एक मुस्लिम सीट क्रिएट करोगे, असेंबली सीट, और मुस्लिम हिंदू मेजॉरिटी या नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में आप 80,000 की करोगे। तो एक तरीके ये कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं था, ये एक अनरिटन अरेंजमेंट था जिसमें a sort of a contract between the state of India and the political establishment of Kashmir, जिसको थोपा गया पूरे स्टेट में, पूरे स्टेट के लोग। शेख अब्दुल्ला जम्मू का लीडर नहीं था, शेख अब्दुल्ला सारे जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का लीडर नहीं, शेख अब्दुल्ला मोस्ट पॉपुलर लीडर था कश्मीर में, लेकिन शेख अब्दुल्ला एक किस्म से नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरी स्टेट पे कर दिया गया, एनफोर्स किया गया। ये जो एक कंट्रैक्ट था बिटवीन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड द स्टेट ऑफ इंडिया, उसके अनरिटन अरेंजमेंट थे। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं पे ही लिखा था कि भाई मुसलमान ही चीफ मिनिस्टर रहेगा और कश्मीरी मुसलमान ही चीफ मिनिस्टर रहेगा, ये कहीं पे लिखा नहीं था, लेकिन परपेचुएट इसी बात पे किया। इसी तरह से सबसे जो डेंजरस बात होगी, अरेंजमेंट किया गया जहां पे कश्मीरी मुसलमान को डिसप्रपोर्शनेट नंबर्स की सीट दी जाएंगी ताकि मुस्लिम हेजेमनी को आगे परपेचुएट किया जाए। ये अनरिटन अरेंजमेंट। ऐसी बहुत सी अनरिटन बातें अभी चल रही जो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मुलेशन, इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसी, इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज, इन द फॉर्म ऑफ हैबिट्स, ऐसे ही चलाना। तो एक डिफेक्टो मुस्लिम स्टेट अभी वही है। हम बार बार भारत सरकार को बोलते हैं कि आपने एक नए मुआशरे की शुरुआत की, आपको नया सिस्टम बनाना है, इसको आप पुरानी दलदल पे इस मकान को नहीं बना सकते, आपको एक नई जमीन को तैयार करना है। और अभी इंटरनल रेजिस्टेंस इंडिया में, जिसको मैं कहता हूँ परवर्टेड सेकुलर एस्टैब्लिशमेंट की बहुत जबरदस्त इंटरनल रेजिस्टेंस है। ब्यूरोक्रेसी के लोगों को अभी समझ में भी नहीं आता कि हम क्या करेंगे। 70 साल उन्होंने कहा कि भाई जम्मू कश्मीर तो सेकुलरिज्म का एक नमूना है, ये तो नेशनलिज्म का एक नमूना है। उन लोगों को जो हाफ वेज सेपरेटिस्ट थे, उनको मैस्कट इंडियन डेमोक्रेसी के, इंडियन नेशन का बनाया, और सडनली वो व्यवस्था टूटने के बाद अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स के बारे में अभी काम शायद शुरू हो गया है आहिस्ता से, लेकिन एक डिफेक्टो स्टेट अभी वहीं पे है। मैं इस बार को एक और सेंटेंस कह के कहूंगा कि हमको हमारी डिस्प्लेसमेंट को माइग्रेशन कहा गया, ऑफिशियली माइग्रेशन कहा गया और कहा कि ये तो सेल्फ इम्पोज डिस्प्लेसमेंट। और जब जेकेएलएफ को बैन लगाई गई तो भारत सरकार ने यह बयान दिया, होम सेक्रेटरी ने लिखित रूप से भी और मौखिक भी, जबानी भी ये कहा कि भाई कश्मीरी पंडित का जिनोसाइड हुआ, इसलिए हमने जेकेएलएफ को बैन किया, लेकिन हम अभी भी ऑफिशियली माइग्रेंट हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन बातों के कारण जब तक ना वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तब तक एक सही मानों में भारत के एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में एक सेकुलर मुआशरे का आप बिल्ड नहीं कर सकते, सेकुलर पॉलिटी को आप बिल्ड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बिल्ड सेकुलरिज्म ऑन ए कम्युनल सॉइल। उस कम्युनल सॉइल को फॉर एक्सपीडियंसी, फॉर टैक्टिकल रीजन अभी वैसे ही रहने दिया गया है। तो उसके कारण जिस तरीके का एकदम से बदलाव आना है वो नहीं हुआ है, लेकिन हम समझते हैं कि ये एक जो बेसिक प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया है, और अगर इसमें कुछ टाइम लगेगा तो हम वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। आपने बहुत अच्छी बात की, आपने कहा कि जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया गया, और आप और मैं और सभी लोग जो इस इशू को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि ज़ाहिर है इन चीज़ों को अनडू करने में, चीज़ों को नॉर्मलाइज करने में एक टाइम लगेगा, समय लगेगा। लेकिन आपने एक बहुत अहम बात की कि जो कम्युनल एक समाज था घाटी का ख़ास तौर पर, और जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है, वहाँ से ये तवक्को करना कि सेकुलरिज़म की सही तौर पर बात हो वो मुश्किल है। लेकिन बहरहाल वो मुस्लिम मेजॉरिटी घाटी में तो है और रहेगी,
उस सूरत हाल में क्या उनके यहाँ आपको कोई तब्दीलियों का इम्कान नज़र आता है कि वो अपने ही पुरखों को, जो हिंदू बहन भाई हैं, उनको गले से धीरे धीरे लगाना शुरू कर दें, कोई माइंड सेट में तब्दीली हो जाए? चूँकि ना तो उन्होंने कहीं जाना है, ना ही जो बेचारे डिस्प्लेस पंडित जो अब हो चुके हैं, जो अब जम्मू में आप जैसे भाई बैठे हुए हैं, ना उन्होंने कहीं जाना है। तो क्या वो माइंड सेट में तब्दीली का कोई इम्कान नज़र आता है आपको? देखिए, ऐसे लोग हैं मुस्लिम सोसाइटी में जो समझते हैं कि गलत हो गया, ऐसे लोग हैं। लेकिन ऐसे लोग बाहर आके ये बात करेंगे, इसकी आशा कभी हमको नहीं। कुछ लोगों ने किया भी है, बहुत खतरा लेके, बहुत रिस्क लेके। जब तक भारत सरकार की पॉलिसी रहेगी हाफ पे सेपरेटिज्म और कम्युनलिज्म को एक किस्म का एक इंटरफेस बना के वहां पे गवर्न करने की, तब तक जो लोग रिस्क लेके इस साइड आना चाहते हैं वो नहीं आते, क्योंकि वो इस बात को देखना चाहते हैं कि भाई क्या इंडियन स्टेट अगर हिंदुओं की प्रोटेक्शन नहीं कर पाया, उन मुसलमानों की प्रोटेक्शन कर पाएगा जो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। और ऐसी बातें बहुत बार हमारे मित्रों ने हमारे साथ समझाई। आपके नजरों के सामने वहां पे एक बहुत बड़ा मैं तो कहता हूं कि जो ग्लोबल टेररिज्म है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी एक बहुत बड़ी एक घटना वहां पे घटी, एक बहुत बड़ा एक अभियान चला, जिसको अब मुहिम चली, जिसको काउंटर इंसर्जेंसी के रूप में माना जाता है। लोकल मुसलमान जो टेररिस्ट बन गए, जिन्होंने भारत के खिलाफ गन उठाया, और बाद में जब उनको ये समझ में आ गया कि भैया ये पाकिस्तान का मंशा कुछ और ही है, उनको ये समझ में आ गया कि पाकिस्तान तो जम्मू कश्मीर को ही डिस्ट्रॉय करना चाहता, तो उन्होंने काउंटर प्रोसेस, काउंटर इंसर्जेंसी के माध्यम से टेररिज्म के खिलाफ गन उठाई। और जब यूं ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई 96, ये सारे लोग, सैकड़ों की नहीं हजारों की संख्या में, इनका एक बहुत बड़ा तबका उखाड़ दिया गया, जब डिस्ट्रॉय, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी आ गई, वो उसी बात को चला रही, अंदर से माशरे पे कब्जा करके उसी बात को चला रही। तो ये कॉन्फिडेंस देना, ये कहां से शुरू होगा? ये उस पॉइंट से शुरू होगा जब अनएम्बिगुअसली जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन को ये मालूम पड़ेगा भाई इंडिया सेकुलरिज्म के लिए आउटराइटली है, डेमोक्रेसी के लिए आउटराइटली है, जो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बाउंड्रीज में डेमोक्रेसी को चलाएगा, उसको ट्रांसग्रेस करके, उसको ह्यूमिलेट करके डेमोक्रेसी को नहीं चलाएगा। तो सेपरेटिज्म जम्मू कश्मीर में प्रीमियम नहीं रहेगा, पेट्रियोटिज्म प्रीमियम रहेगा, तो एक बदलाव आ सकता है। ऐसा नहीं है कि देखिए, हिंदुओं को निकाल के वहां पे जो टेररिस्ट वायलेंस वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भी हुई है, वो उन लोगों की संख्या भी कम नहीं। ये क्या कारण है वो बोल नहीं है। उनको लग रहा है कि हम इधर आएंगे तो भाई अबंडनमेंट हो जाएगी, और सामने उनके दो एग्जाम्पल्स हैं, कश्मीरी हिंदू का एग्जाम्पल और साथ में जो काउंटर इंसर्जेंट के साथ हुआ। लेकिन ये एक डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी है, इस बात को मैं समझता हूँ। जो आप बोल रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो प्राइवेटली दोस्त के रूप में बात हमारे साथ कंसाइड भी कर। मैं आपको कहूंगा कि वहां पे ब्रॉडली, जिनको आप रेडिकल मुस्लिम कहेंगे और बाकी लोग जमाती बोलते हैं वहां पे, और एतिकादी मुसलमान जो लोकल श्राइन वर्शिपिंग, उसमें से कुछ लोग ये समझते हैं कि खतरा अब हमको है। जितनी जितनी वहाबाइजेशन और रेडिकलाइजेशन की प्रोसेस इंटेंसिफाई हो गई, उनको भी लग रहा है कि शायद किसी स्टेज पे उनको फ्रंटल टारगेट बनना पड़ेगा। और इनफैक्ट पिछले 5 साल महबूबा मुफ्ती के पावर में आने के बाद जो वहां पर रेडिकलाइजेशन की प्रोसेस एक चरम पे पहुंच गई, एक क्लाइमेक्स पे पहुंच गई, उन सबको ये लग रहा था कि शायद हमको भी निकलना पड़ेगा। शिया कम्युनिटी पे भी हमले हुए और उनमें भी अंदर एक डिस्कोर्स चल रहा था कि शायद हिंदुओं के बाद हम टारगेट। तो ये प्रक्रिया वहां, ये इंटरनल डिस्कोर्स में अगर मेजॉरिटी में नहीं है तो लेकिन सिग्निफिकेंट सेगमेंट से सेक्शंस में ऐसे लोग हैं, लेकिन वो तब तक मुझे नहीं लगता है कि इस साइड आने की जुर्रत करेंगे जब तक भारत सरकार सबसे पहले कश्मीरी हिंदुओं को जिस तरह से ट्रीट किया वैसे ही ट्रीट करती रही, और बाद में ऐसे सारे पैट्रियोटिक मुस्लिम्स को जिन्होंने अबंडन किया, बहुत बार ह्यूमिलेट भी किया,
इस व्यवस्था के होते हुए, इस पॉलिसी के होते हुए, तब तक वो इस साइड नहीं आएंगे। लेकिन ये एक डेफिनेट डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी है। देखिए, आप बार बार सेकुलरिज्म को यहाँ पर अपने असल मानों में ले रहे हैं, यानी सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। लेकिन भारत में जो सेकुलरिज्म के इनफैक्ट मानने वाले हैं, ख़ास तौर पर एक्सट्रीम लेफ़्ट की ताकतें, इस्लामिस्ट ताकतें, वो सेकुलरिज्म को कम्युनलिज्म से जोड़ते हैं, वो कम्युनलिज्म को समझते हैं कि सेकुलरिज्म है। अब वो बड़ा ही पचीदा कंफ्यूज सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे बैठ के भारत में और जम्मू एंड कश्मीर में नज़र आता है। जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेफ़्ट के लोग हैं, यहाँ वॉशिंगटन पोस्ट तक में आके लिखते हैं, उनका ये कहना होता है कि इस वक्त की जो बीजेपी की सरकार है वो सेकुलरिज्म को ख़त्म कर रही है। हालांकि वो सेकुलरिज्म के नाम पर इस्लामिज़म को तब भी प्रमोट करते थे, आज भी प्रमोट कर रहे हैं। तो कोई इम्कान है कि सेकुलरिज्म की असल जो परसेप्शन जो आप मुझे भी बता रहे हैं और मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, ये वाली परसेप्शन कभी वहाँ पे प्रिवेल कर सकेगी? ये नैरेटिव वॉर हमको जीतना है। इस नैरेटिव वॉर में भारत सरकार का इन्वेस्टमेंट मिनिमल है, और इस नैरेटिव वॉर में आप समझिए जो काउंट्री नैरेटिव है, उसको नरिश करने में इंडियन स्टेट का एक हिस्सा इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि उनकी सोच ऐसी बनी। तो मैं ये भी कहूंगा कि जब मैंने ये कहा कि जो मोदी जी ने एक्ट किया, एक लिबरेटिंग एक्ट, इसने एक इंपीरियलिस्ट पास से जम्मू कश्मीर को निकाल के सही मानों में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि वो आगे आने वाले समय में सही मानों में एक डेमोक्रेटिक सेक्युलरिक माशरे का हिस्सा बने। ये एक काम किया। लेकिन बीजेपी में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो इसी नैरेटिव को नरिश करते हैं। तभी मैं बार बार हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इस डिस्कोर्स, इस अल्टरनेटिव डिस्कोर्स को बिल्ड करना, अगर हम ये समझेंगे कि ये भारत सरकार करेगी या पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी, मुझे लगता है कि ये शायद आपके मेरे लेवल पे हम जैसे लोगों को करना, लेकिन इसका एक्सेप्टेंस बहुत जबरदस्त है। और अगर आप मेरे से ज्यादा आप सोशल मीडिया को भी सभी वापस आए, इंडिया में जो लिबरल ओपिनियन है, हिंदू लिबरल ओपिनियन है, बहुत बड़ा वर्ग अब इस कॉन्ट्रडिक्शन को समझे, वो एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है। और कांग्रेस के इस परवर्टेड सेकुलरिज्म को, लेफ्ट के इस ऑलमोस्ट सबवर्सिव सेकुलर पर्सपेक्टिव को लोग समझते हैं, और पीपल्स लेवल पे वो आइसोलेट हो गए, कमजोर हो रहे हैं कि हर एक स्तर पे। वो इसलिए कमजोर नहीं हो रहे हैं कि बीजेपी बहुत इंजीनियस आर्गुमेंट्स लेके आगे बढ़ रही। एक पढ़ा लिखा समाज आम लेवल पे ये बात परकुलेट हो रही है कि ये एक पाखंड चल रहा था, ये एक धोखा चल रहा था। तो वो एक प्रोसेस इंडिया में चल रही है, लेकिन इसको हमको बिल्ड करना है। जब तक ना हम रेडिक्यूल करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गवर्नेंस मॉडल का जो हाफ पे सेपरेटिज्म और मुस्लिम कम्युनलिज्म पे बेस्ड है, जब तक ना एक किस्म का एक हिस्सा बने कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को मिल रही है, प्रोटेक्शन मुस्लिम कम्युनल प्रोसेसेस को मिल रही है, लेकिन इल्जाम यह है कि भाई आप हिंदू राज चला रहे हैं। अभी देख लीजिए पिछले एक साल में जितनी भी रिक्रूटमेंट हो गई हैं J&K स्टेट में, 85 से 95% रिक्रूटमेंट कश्मीरी मुसलमान की हुई। आप देखेंगे भारत सरकार के पॉलिटिकल पार्टीज के नैरेटिव में जम्मू एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप देखेंगे कि हिंदू एग्जिस्ट ही नहीं करता, और वो मुसलमान भी एग्जिस्ट नहीं करता है जो उनके साथ नहीं, वो भी फ्रस्ट्रेटेड है। इस तरीके से मैं समझता हूं कि ये इट्स अ बिगर मैले, इट्स ऑलमोस्ट जिसको आप कहेंगे स्ट्रैंगल होल्ड ऑन द माइंड। मैं समझता हूं कि माइंड स्पेस को कैप्चर किया गया। और जब मैं आपका डिबेट सुनता हूं, तारिक फता जैसे लोगों से हम सुनते हैं, हमको क्लियरली लगता है कि, और हमने इसको भुगता भी है, देखा भी है, हमको लगता है कि ये बात है, इसको हमको देखना है कि इसको हम कैसे डिफीट करें। जब तक ना एक पॉइंट पे हम इसको लाएंगे जहां पे स्टेट के लिए कंपल्शन बने इस नैरेटिव को प्रमोट करना। अभी तक ये सब लोग डर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक थिंक टैंक से लेके पॉलिटिकल आइडियलॉग्स तक ये इन्फेक्शन है, और ये नाइविटी नहीं है, ये एक किस्म का कब्जा है। जिस तरह से नैरेटिव्स पे कब्जा किया जाता है वो सारे इसमें इंस्ट्रूमेंटलिटीज हैं, क्योंकि हम समझते हैं इस बात को। इसलिए
while we try to engage with the healthy components of the state, healthy components of the political establishment in India, लेकिन कुछ लोगों को ये जिम्मा लेना है कि हमको करना है, क्योंकि implications बहुत ज्यादा हैं। अगर इंडिया कोलैप्स होता, मैं आपको एक बात बताऊंगा, 70 साल लगे मुस्लिम कम्युनल पॉलिटिक्स को कश्मीर में जिनोसाइड अनलीश करने, और 70 साल में वहां के पूरे हिंदू समाज को खत्म निकाल दिया। 30 ही साल लगे पूरे जम्मू को डिस्टेबलाइज करने, और स्पिल ओवर ऑफ जिनोसाइड मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज ऑफ जम्मू में भी हुआ, और हिंदू मेजॉरिटी एरिया में एक मैसिव डेमोग्राफिक चेंज के लिए, जिसको हम कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक चेंज, वो पाकिस्तान नहीं कर रहा है। व्यवस्था के बीच में ही, रियासत के बीच में ही ऐसे तरीके हैं जिसके तरीके से ये किया जा रहा है। ये प्रोसेस चल रही है, और आहिस्ता आहिस्ता से डिस्टेबलाइजेशन का माहौल पूरे इंडिया में फैल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं कि अगर 10 साल में हम अगर इसको अरेस्ट नहीं किया गया, हम एक सिविल वॉर सिचुएशन देखेंगे इंडिया में। इसलिए हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेवारी भी है दुनिया के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, इस देश के लिए, इस सिविलाइजेशन के लिए और अपने लिए। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, वी हैव टू फाइट इट एंड वी हैव टू डेलिनेट इट। इसको एक्सप्लेन भी करना है, नेगेटिव प्रोसेस को रिडिक्यूल भी कर, सबसे ज्यादा रिडिक्यूल तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को करना है, जो ऐसी बातों को टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक ऑप्शन समझते हैं। चलिए हम हाफ वे सेपरेटिज्म ही चलाएंगे, ये हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑप्शन। चलिए इन बातों को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि हमको कुछ फायदा हुआ, कुछ देर हमको टाइम मिलेगा। 70 साल का समय बहुत बड़ा समय है। इसलिए लोग कहते हैं कि देखिए हम ऐसा नहीं कर सकते, नाराज तो नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया गया, उसके बाद बीजेपी ने फैसला किया कि जो लोग आर्टिकल 370 के हटने का खैर मुकदम कर सकते हैं, उनको बोला कि आप सेलिब्रेट नहीं कीजिए। फॉर्मुलेशन ये थी कि अगर हम वो सेलिब्रेट करेंगे तो वहां के लोग और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। और ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे ये सोच है। किसी को ये नहीं लगा कि दुनिया को बताएं कि जम्मू में लोग खुश हैं, लद्दाख में लोग खुश हैं, कश्मीर में भी एक तबका खुश है। एक किस्म का एक ब्लैंकेट, एक बैन लगाया गया कि आप चुप करके बैठो, और एक सिचुएशन हो गई कि दूसरे साइड ने अपना नैरेटिव बनाया कि भाई वहां पे तो खत्म कर दी गई, डेमोक्रेसी खत्म कर दी, कानून को खत्म कर दिया गया, वहां पे तो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। आपने यहां से कंटेक्ट किया, और इन बातों का जो बेसिस है वो उस स्ट्रेटेजिक सोच के बीच में ही है, जो स्ट्रेटेजिक सोच अपने आप को कह रही है मुल्क को बचा रहे, नहीं बचा रहे। देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम विद द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन इंडिया। जब तक ना इसको हम रिकॉग्नाइज, जैसे ये कहा जाता है कि भाई अगर पाकिस्तान के टुकड़े होंगे फिर हिंदुस्तान को प्रॉब्लम होगी, और अगर पाकिस्तान स्ट्रांग होगा तो फिर हिंदुस्तान के साथ पीस होगी। अब ऐसा बचकाना, जाहिलाना ये प्रमाइज है। ये कोई अनपढ़ आदमियों के पास नहीं है। आपको आर्मी में, आपको एकेडमिया में, आपको स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स में ऐसे लोग बनेंगे, वो बोलते हैं हमने बहुत बड़ा कमाल किया। इन चीजों को रिडिक्यूल करना है। देयर स्टेट्स ऑफ इंसैनिटी, इस इंसैनिटी को सामने लाना है। while we fight, while we engage with positive currents, while we उन सब का खैर मकदम करेंगे जो अच्छा हो रहा है। मोदी ने 4 बातें बढ़िया की। हम तो कहते हैं कि सरदार पटेल को कहते हैं आयरन मैन, नहीं उससे भी आगे गए। डिमोनेटाइजेशन करना ये मामूली बात नहीं थी। इससे कितना नुकसान हुआ, टेररिज्म के जो कॉफर्स हैं, फाइनेंशियल चैनल्स है, इसका अंदाजा ही लोगों को नहीं। इसी तरह से 370 को हटाना, रीऑर्गेनाइज करना, ऐसी बहुत सी बातें जो कर रहे हैं, ये अपने आप में मॉन्यूमेंटल चेंजेस लाने वाले बातें, और उसके लिए काफी हिम्मत भी होनी चाहिए। हमारे को तो कहीं पे इस बात से सफोकेशन होती है कि इतना ब्रिलियंट एक एक्ट हुआ, उसके बाद बचकानी बुद्धूपंथी वाली बातें क्यों हो रही, ये स्पेस कौन दे रहा। और हम ये समझते हैं कि एक अच्छा स्टेप होता है तो सबवर्सिव एस्टैब्लिशमेंट पूरा एक साइकिल अनलीश करती है, जो इंटरनल एंट्रेंचमेंट, और उनके पास तरीके हैं कि बीजेपी में किसको बोलना है, एकेडमिया में किसको बोलना है, आर्मी को किस तरह से समझाना है। एक पूरी प्रोसेस अनलीश हो जाती है। और इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि अगर मोदी जी इस प्रोसेस में हार जाएंगे, इस लड़ाई में हार जाएंगे, ये हिंदुस्तान है। मोदी जी को मैं आई डोंट इक्वेट इंडिया विद मोदी, लेकिन ये इतना क्रिटिकल कंपोनेंट है एक सेकुलर सोसाइटी का सक्सेसफुल होना। उसमें जो लोग कॉमनल हैं
कम्युनलिज्म के नाम पे अगर वो एक सेकुलर एक्सपेरिमेंट को फेल करेंगे, इससे बड़ी डिफीट क्या हो सकती है हम सब लोग। सो वी अंडरस्टैंड इट, और हमने वी हैव बीन द वर्स्ट जिसका विक्टिम्स ऑफ दिस होल प्रोसेस। लेकिन हमारी नजरें, हमारे कान खुले हैं और हम दुनिया को भी देखते हैं, और हमको मालूम है कि दुनिया में कौन लोग कंट्रडिक्शन के बगैर सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जिस धरती पे हम, जिस स्पेस में हम, वहां पे एक रोल प्ले करें। लेकिन एक बात है, नैरेटिव को ठीक करने का काम ये इतना ही नहीं आप उनको बोलेंगे कि आपको फायदा है, उनको नहीं लग रहा है कि उनको फायदा है, उनको बोल रहा है कि उनको लग रहा है कि उनको गुमराह किया जा रहा है। देखिए अभी हाल ही में फॉर्मर रॉ के डायरेक्टर विक्रम सूद की 2 किताबें आई हैं, नैरेटिव पे उनकी किताब। वो क्लियरली बोलते हैं कि भैया नैरेटिव के बगैर आगे, अगर आप आजकल अगर इंडिया नैरेटिव को कंट्रोल में, नैरेटिव अपना नहीं सामने लाएगा, ये लड़ाई हार जाएंगे। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फौज भी हो, पैट्रियोटिक फौज हो, दिलेर फौज हो, तब भी आप हार जाओगे। ये बातें समझ में जिनको आती हैं उनको काम करना है, क्योंकि प्राइस बहुत बहुत बड़ा है दुनिया के लिए भी, और हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन में जो भरोसा करते हैं उनके लिए तो खास तौर। डॉक्टर साहब, आखिर में मैं 2 चीज़ें आपसे आज की गुफ्तगू में जानना चाहूँगा। एक तो ये कि अब यूनियन टेरिटरीज़ हैं 3, और नक्शा तो वही है लेकिन लाइंस बदल गई, और एक इनकरेजमेंट वाली बात यह है कि कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इस क्लैरिटी में आपको लद्दाख में, जम्मू में और कश्मीर में आज की ज़िंदगी पाकिस्तान के और इस्लामिस्टों के तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद रियलिटी में कैसी दिख रही है? इस वक्त जो हमको लग रहा है कि जो भी अपर हैंड लिया गया, एक चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे एक असेसमेंट दिया गया उस वक्त गवर्नर को कि अगर आपने आर्टिकल 370 हटाया तो हजारों की संख्या में लोग मारे गए, जिसका एतराफ, जिसका एडमिशन पुराने गवर्नर ने पब्लिकली कहा। तो मेरे को कहा गया कि भाई इतने हजार लोग मारे गए, कोई मारा नहीं। इनफैक्ट पोस्ट रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 वाज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल टाइम्स इन लास्ट 4 डेकेड्स। अब ये अपने आप में एक ऐसे कैसे क्यों हुआ? एक ही काम किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने हाफवे सेपरेटिस्ट को अरेस्ट करके रखा। अब ये ऐसी बात है जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि कश्मीर का अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड को नहीं चलाता है, ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड को चलाता है, या दोनों एक दूसरे को चलाते हैं। आप ये कह सकते हैं, क्यों ही आपने ओवरग्राउंड को बंद किया, अंडरग्राउंड का पेडिस्टल ही खत्म हो, दे डिडंट नो व्हाट टू डू। तो अब इस बात को इंटरनलाइज करना है कि भाई ये टेररिज्म का सिलसिला चल रहा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में अंदर से ही दीमक की तरह लगे हुए लोग इसको चूस रहे हैं और टेररिज्म को आगे चला रहे हैं। इस बात को इंटरनलाइज करना है, वो प्रोसेस अभी नहीं हुआ। कि भाई जैसे मैंने स्टार्ट पे आपको कहा कि आप एक नए माशरे को बिल्ड नहीं कर सकते हैं पुरानी दलदल पे, आपको एक नई जमीन बिल्ड करनी पड़ेगी। अभी मुझे लग रहा है कि एक फेज है जिस फेज में कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं। पहली बार अब डिस्कोर्स ग्राउंड पे पॉलिटिक्स का आया कि भाई अब हमको पुरानी व्यवस्था चाहिए, हमको स्टेट रेस्टोर कर। पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अब सेपरेटिज्म, कैलिफेट, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता से रिसीड हो रही। अब ये कहा जा रहा है कि अगले आने वाले समय में गुपकार डिक्लेरेशन बोल रहे नहीं, हमको पुरानी व्यवस्था दे, वो रेस्टोर करो तो ठीक हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा एक हेडवे मिला है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये सारे जो स्पेसेस क्रिएट हो गई है नैरेटिव को विन करने के बजाय नहीं। एक बात, दूसरी बात मैं समझता हूं कि आपने लद्दाख को अलग किया तो आप चाइना के मसले को इस बार बड़ा प्यार से हैंडल कर पाए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की इंटरफ्रेंस नहीं रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस की इंटरफ्रेंस नहीं रही, पीडीपी की। एक प्रोसेस एक बनी जिस प्रोसेस में, जिसको आप बोलते हैं कि पहले कहते थे कि जे के कॉन्स्टिट्यूशन हटने के बाद एक रिऑर्गेनाइजेशन, एक लीगल आपके सामने पॉसिबिलिटी,
और इस रीऑर्गेनाइजेशन में स्टेट जम्मू कश्मीर वापस एक स्टेट बने, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन जम्मू कश्मीर का फर्दर रीऑर्गेनाइजेशन हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी। जम्मू को भी अलग किया जा सकता है, कश्मीर के भी 2 हिस्से हो सकते हैं, और कश्मीर के एक हिस्से में हिंदुओं को बसाया जा सकता है लेजिटिमेटली बाय देयर राइट। भारत सरकार की पिछले 70 साल एक सबसे बड़ी खामी रही है, उन्होंने पॉलिटिकल मीनू में कोई चीज ही नहीं रखी। पाकिस्तान की तरफ से था कि भाई जो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स था, भाई आर्टिकल 370 को रेस्टोर कर दो, इम्प्योरिटी। फिर था ग्रेटर ऑटोनॉमी लाओ, फिर पीडीपी ने थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये सेल्फ रूल है। फिर आधे लोगों ने बोला हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, कुछ लोग बोल रहे पाकिस्तान के साथ जाए। तो जो पॉलिटिकल टेबल पे 5-6 ऑप्शन, म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री ऑप्शन थी, नॉट कॉन्ट्रडिक्टरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी ऑप्शन अभी तक भी नहीं। दैट्स वाई हम बहुत समय से भारत सरकार को कहते आ रहे हैं कि भाई कश्मीरी हिंदू की वापसी नहीं करनी है, उसके जीनोसाइड का रिवर्सल करना है। और जीनोसाइड का रिवर्सल तभी होगा जब आप पहले भारत सरकार जीनोसाइड का कानून लाए, प्रिवेंशन ऑफ। हमने एक बिल का प्रारूप दिया उनके पास, मसौदा दिया उनके पास, जिसको हम कहते हैं पानो कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ जीनोसाइड एंड एट्रोसिटीज बिल। हमने उनको कहा कि भाई इंडिया की एक ऑब्लिगेशन है कि हमारे संविधान में, हमारे कानून में जीनोसाइड को प्रिवेंट और पनिश करने के लिए कानून, क्योंकि इस जीनोसाइडल वॉर को कहीं पर रोकना है। ये जीनोसाइडल वॉर जो पाकिस्तान स्टेट कर रहा है, पाकिस्तानी स्टेट एक जीनोसाइडल स्टेट है, इसकी बुनियादी जीनोसाइड से शुरू हो गई है, और वो जीनोसाइड का सिलसिला कहीं खत्म नहीं हुआ। वो पाकिस्तान में रह रहे लोगों से के साथ भी जीनोसाइड हो रहा है, चाहे बलूचिस्तान हो, वहां के नॉन मुस्लिम्स के साथ तो कॉन्टिन्यूसली होता आ रहा है, वो जीनोसाइडल प्रोसेस ही है। पीओजे के में 47 में वो जीनोसाइड ही था, और कश्मीरी हिंदू के साथ जो यहाँ पे किया गया कश्मीर में, क्या वो भी जीनोसाइड। भारत सरकार जब तक ना इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले ले अपने ऊपर कि पाकिस्तानी स्टेट जो ये जीनोसाइड अनलीश कर रहा है, इसको हमको रोकना है, और हमारी ये जिम्मेवारी है, और हमारा ये फॉरमोस्ट नेशनल इंटरेस्ट है, तब तक बहुत सी बातें नहीं रुकेंगी। और तीसरी बात, एक डिस्कोर्स को जन्म देना है, मतलब वो ऑलरेडी आप जैसे लोगों ने उसको तो तक बहुत काम किया। पाकिस्तानी स्टेट हैज टू सीज, पाकिस्तानी स्टेट हैज टू सीज टेररिज्म। ये चलेगा नहीं। यही दुनिया में सबसे ज्यादा वॉर का एक सबसे बड़ा एक एपिसेंटर है, टेररिज्म का एपिसेंटर है, जीनोसाइड का एपिसेंटर है। इट हैज टू सीज। वो उस वक्त 47 में कुछ भी जियोपॉलिटिक्स था, वो अब खत्म हो गया, अब वो रेलेवेंस पाकिस्तान की नहीं है। तो जो आप बोल रहे हो कि आगे आने वाले समय में क्या होना चाहिए, मोदी ने रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए, लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं है, कुछ और स्टेप्स लेने हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात है, जम्मू कश्मीर में हाफ पे सेपरेटिस्ट गवर्नेंस मॉडल को छोड़ना है, जीनोसाइड को रिकॉग्नाइज करके इसके रिवर्स करने की प्रोसेस करनी है। और जम्मू कश्मीर में अगर वो समझ रहे हैं कि एक तरीका है, उसको भी एक्सप्लोर करें, लेकिन दूसरा तरीका है जम्मू कश्मीर का फर्दर रीऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। क्वारंटाइन कीजिए सेपरेटिस्ट इंस्टेंस को, उसको एक सेगमेंट में धकेल दे दीजिए और उसको फाइट कीजिए। ये प्रोसेस उनके सामने हैं, करना पड़ेगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, एट व्हाट कॉस्ट दे विल टेक दिस डिसीजन। इसी तरह से हमारे बहुत से डिस्कशंस में ये हुआ, देखिए ये सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी बलूचिस्तान, ये वहां का मुसलमान जो अपने आप को संस्कृति के साथ भी जोड़ता है, कंटिन्यूटी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडिया के साथ जोड़ता है, जो सेकुलर भी है। इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी कहां पे होगी? मुस्लिम मुआशरे में ही एक सेकुलर सोच, और मुस्लिम माशरे में ही ऐसे लोग जो कंटिन्यूटी ऑफ सिविलाइजेशन में बिलीव करते हैं। तो इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी और शायद किसी मुल्क में नहीं होगी। ये पॉसिबिलिटीज क्रिएटेड हैं, और इनको हमको नरिश करना है, इनके साथ हमको, और हमको समझ में नहीं आ रहा कि भारत सरकार की प्रॉब्लम क्या है। वो क्यों नहीं मुस्लिम सोशियोलॉजी के हेल्दी कंपोनेंट्स को एम्पावर करती है, उनका साथ देती है, वो क्यों नहीं करती है? ना उन्होंने जम्मू कश्मीर में किया, ना वो इंडिया में कर रहे हैं। सॉरी जी, आपने दुरुस्त कहा कि ये अपनी जगह पे एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। जो हम एक्सोडस के हवाले से
इस वक्त सिचुएशन देखते हैं, ये कोई पुरानी सदियों पुरानी बात नहीं। वैसे तो कश्मीरी जो हमारे बहन भाई हैं, ख़ास तौर पर हिंदू, वो एक्सोडस 7 सदियों से सह रहे हैं, लेकिन हम इस बहुत ही रीसेंट की 1990 की बात कर रहे हैं। 1990 का वाक़या 31 साल पुराना है, आपकी नज़रों के सामने भी हुआ और बहुत सारे लोग इसके विटनेस हैं। तो कितनी ख्वाहिश है कश्मीरी हिंदू बहन भाइयों की वापस जाकर सेटल होने की। अगरचे अभी आपने पीछे बात की कि वो रिवर्सल ऑफ जीनोसाइड चाह रहे हैं, सेटलमेंट से ज़्यादा उनका ये ज़ोर है, लेकिन एक ख्वाहिश है, एक ज़मीन के साथ नॉस्टैल्जिया है, आपका उस धरती के साथ नॉस्टैल्जिया है। तो वो क्या सूरत हाल है इस वक्त? इसमें एक बुनियादी बात को जो बिल्कुल हार्ड रियलिटी है कि अभी भी 65% पॉपुलेशन जो विस्थापित समाज की वो जम्मू में। यहाँ पे कोई जो यहाँ पे नौकरियां हैं, मिनिमल नौकरियां यहाँ पे जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के सरकार ने जो हमारा पढ़ा लिखा समाज है उसको अकोमोडेट ही नहीं कर पा। कुछ तो ये पॉलिसी भी थी डेलिबरेटली पुरानी गवर्नमेंट्स की, और कुछ तो वो सिलसिला भी नहीं। तो अगर यहाँ पे रोजी रोटी के मान लीजिए ऑप्शन कम है, तो एक समाज यहाँ से नॉर्मली विद स्पीड यहाँ से जम्मू से भी निकल के they should have gone to the main India. That they have chosen to have their residential accommodations nearest to Kashmir. ये एक इस बात का सूचक है कि they have not forgotten Kashmir. Kashmir is still there, they will go. लेकिन अभी तक जो भारत सरकार की तरफ से पॉलिसी है वो ये है टोकनिस्ट रिटर्न, कॉस्मेटिक रिटर्न, कि भाई बुनियादी कोई बात नहीं करनी है, जीनोसाइड की बात नहीं करनी है, किन लोगों ने ये किया इसके बारे में बात नहीं करनी है, रिकंसिलिएशन की बात करनी है परपेट्रेटर्स के साथ। तो जब तक ये बात रहेगी तो वापस का सिलसिला नहीं है। लेकिन जिस वक्त ये बात डिस्कशन में, डिस्कोर्स में आ जाएगी, आप देखेंगे कि सिर्फ जो जम्मू में रह रहे हैं वही कश्मीर वापस जाने की बात नहीं करते। आपने हिस्ट्री में 700 साल में लगभग 7 बार मेजर एक्सोडस हो गए। ये ऐसा मान लीजिए कि 100 साल के बाद एक मेजर रिलीजियस क्लींजिंग हो, उसके बाद भी लोग वापस। तो एक हिस्टोरिकल एविडेंस है कि लोग भागे फिर वापस गए कश्मीर। उसके बारे में हमको कोई दो राय नहीं है। और अगर हम 30 साल से इसके बावजूद कि हमको मालूम था कि भारत सरकार उन्हीं फोर्सेस को पैटर्नाइज या उन्हीं के साथ समझौता करना चाहती है जिन्होंने ये काम किया, उसके बाद भी इस सिलसिले को चलाया। और इस सिलसिले के साथ हम हैं। इट्स अ जनरेशनल, वी थिंक इट्स अ जनरेशनल मोमेंट फॉर अस कि अंततोगत्वा आखिर में हमको कश्मीरी जाना है और वहां के हालात को पूरी तरह से ठीक करके जाना है। और उस डिस्कोर्स का या उस मुहिम का हम हिस्सा है। जब मैंने कहा कि जिस संस्था को से मैं वाबस्ता हूँ, पन कश्मीर, वो इस तरीके से सोचती है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स ठीक होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स ठीक होना चाहिए, और बिल्कुल सोच कश्मीर के बारे में ठीक होनी चाहिए। और हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं जिन ऑप्शंस के माध्यम से हम डिफीट कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है कि भाई कश्मीरी हिंदू समाज को जो पहले निकले हैं और जो अब निकले हैं उन सबको एक जगह बसाओ, तो व्यवस्था दे दो उनको। लेजिटिमेट है, इसको आप कर सकते हो। और ये आपके पास एक जियोपॉलिटिकली भी एक ऐसी काउंटरवेट ऑप्शन है जिससे सिर्फ कश्मीर में पान इस्लामिज्म खत्म नहीं होगा, ग्लोबल पान इस्लामिक मूवमेंट को एक झटका लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत ही अहम बातें की। मैं ये चाहूँगा कि हम आने वाले दिनों में इसी तरह आपसे बातों की एक तरह से सीरीज़ रिकॉर्ड करें, ताकि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो यहाँ पे बसने वाला जो कश्मीरी समाज है अमेरिका, कनाडा, यूरोप में, वो भी समझे, और हत्ता कि जो आपके यहाँ लोग हैं वहाँ पर भी वो एक डिस्कोर्स आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ गुफ्तगू में शिरकत की। डॉक्टर अजय चरुंगो जी की आप बातें सुन रहे थे। ये वो बातें हैं जो हम सिर्फ़ और सिर्फ जनवरी के महीना में इस तरह का डिस्कोर्स नहीं किया करते। आपको पता है टैग टीवी पर कश्मीर के हवाले से और कश्मीर की कॉम्प्लेक्सिटीज़ के हवाले से, कश्मीर की गंभीरताओं के हवाले से अराउंड द ईयर बातचीत होती रहती है, इसलिए कि ये साउथ एशिया में एक सुलगता हुआ मसला है। जिस तरह डॉक्टर अजय चरुंगो जी ने भी कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म या टेररिज्म का जो मसला है वो उस रीजन का नहीं है, इसका जो असर है पूरी दुनिया पर पड़ता है। और ये बात बिल्कुल अपनी जगह पर दुरुस्त है।
हम चाहेंगे कि हम जनवरी में ख़ास तौर पर एक्सोडस ऑफ कश्मीरी हिंदू बहन भाई जो हैं उनके हवाले से उनका जो ऑर्डील रहा और जो चैलेंजेस रहे और जो उनकी तमन्नाएं हैं उसके हवाले से कुछ खसूसी शोज़ लेकर आएँ। मगर आप जानते हैं, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि हम कश्मीर के इशू पर और ह्यूमन राइट्स के जो साउथ एशिया के जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उस पर हम अराउंड द ईयर आपसे बातचीत करते हैं और आपका तावन हमें चाहिए होता है। आप tagtv.info की वेबसाइट पे जाके या हमारे यूट्यूब के चैनल पे जाके डोनेट का बटन क्लिक कीजिए या tagtvsouthAsia.com हमारी दूसरी वेबसाइट है, चूँकि हमारे 2 टेलीविज़न चैनल्स हैं जो 24/7 यहाँ ऑनलाइन भी ऑपरेट होते हैं, IP बॉक्सेस में भी आते हैं और हमारी वेबसाइट्स पे भी देखे जा सकते हैं। तो आप हमें कोऑर्डिनेट भी कीजिए अपने ख़यालात के हवाले से और कोऑपरेट भी कीजिए अपनी कंट्रीब्यूशन के हवाले से। टैग टीवी की वेबसाइट पे और टैग टीवी के यूट्यूब चैनल पे जाके आप हमें डोनेट कीजिए और इसके साथ साथ वहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड और पेपॉल के ज़रिए कंट्रीब्यूट करने की दोनों ऑप्शंस मिलेंगी। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.